students, welcome to Prakriti Commerce classes. Myself Pankaj Kumar Gupta and I am semi-qualified chartered accountant. Today we are going to start Indian Contract Act 1872 of CA Foundation. आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 वर्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन का मतलब एक ऐसा एक्ट जो सिर्फ इंडिया में बना है और इंडिया पे ही एप्लीकेबल होगा, अदर कंट्री पे नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जो आपको वर्ड दिख रहा है, आज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में बनता कैसे, क्या सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं है। आप एक सुनेंगे ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो आज हम लोग समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। और एक वर्ड आपको दिख रहा होगा एक्ट। अगर इन केस आप नहीं जानते हैं कि एक्ट कैसे बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कीजिए कि सर एक्ट कैसे बनता है। मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्ट बनता कैसे है, क्या है। कि पार्लियामेंट में बोथ हाउस होता है, किस हाउस में पहले जाएगा, किस हाउस में बाद में जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा लास्ट में, ऑफिशियल गैजेट में जाएगा, बिल बनेगी, कैसे कैसे एक्ट बनता है वो मैं बहुत अच्छे से समझूंगा। फिलहाल आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है। जनरली देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में आखिर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। इसमें मैं 3 स्टेप्स में आपको समझाने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, स्टेप्स। तो पहला स्टेप्स आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समझ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला स्टेप्स जो होता है वहाँ पे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया कि क्या आप मेरा कार खरीदना चाहते हैं। अब मिस्टर वाई के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये कार खरीदने के लिए यस बोलेगा या तो ये कार खरीदने के लिए नो बोलेगा। अगर नो बोला तो फिर तो बात ही नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो यस बोल देता है तो इसका मतलब वो मिस्टर एक्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए पहला आप समझ लीजिए कि पहले स्टेप्स में एक पर्सन होगा जो ऑफर देगा और किसी पर्सन के लिए वो ऑफर वो बनाएगा, और दूसरा जो पर्सन होगा वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये ऑफर कर रहे हैं और मिस्टर वाई यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। चलिए यहाँ तक होप आप समझ गए होंगे कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अगर करते हैं तो वो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस होता है। यानी एक दूसरे को हम लोग प्रॉमिस करते हैं। मिस्टर एक्स प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर वाई को कि मैं अपना कार 5 लाख रुपए में दूंगा, और मिस्टर वाई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका कार खरीदूंगा 5 लाख रुपए में। तो याद रखिए 2 चीज़ समझिएगा, ऑफर टाइम और एक्सेप्टेंस टाइम। जब मिस्टर एक्स ऑफर कर रहा है तो उस टाइम मिस्टर एक्स को हम लोग प्रॉमिसर और ऑफर कहेंगे, और मिस्टर वाई को जो ऑफर दिया गया है तो उस टाइम उसको हम लोग ऑफर ही बोलेंगे। जब मिस्टर वाई एक बार ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो मिस्टर एक्स तो सेम रहेगा, वो प्रॉमिसर होगा और या तो फिर उसको हम ऑफर कहेंगे। लेकिन मिस्टर वाई अब ऑफर ही नहीं कहलाएंगे, मिस्टर वाई आप कहलाएंगे प्रॉमिसरी, या फिर उसको आप एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। वो भी यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब स्टेप 1 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 बात है। स्टेप 2 में हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। अब कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी जब आप किसी को कुछ देंगे तो बदले में कुछ लेंगे, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। अब वो पार्सली काइंड भी हो सकता है, पार्सली कैश भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए उसका वैल्यू। आपको समथिंग इन रिटर्न लेना ही है। इस कंसिडरेशन के लिए स्पेशल आपके एक यूनिट 2 बनाया गया कंसिडरेशन, जहाँ पे आप समझेंगे कि एक्चुअल में कंसिडरेशन होता क्या है। पूरे डिटेल्स में यूनिट 2 में ICAI ने बहुत अच्छे से उनको डिटेल में बताया है। कुछ कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ समथिंग आपको अगर दे रहे हैं तो समथिंग आपको रिटर्न भी आना चाहिए। तो ये बात आप क्लियर रखिए कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी पड़ेंगे जहाँ पे कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी उसको हम कंसिडरेशन मानने वाले। तो चलिए मैंने बताया कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अगर हम करेंगे तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। अभी जो कंसिडरेशन में समझा दिया कि समथिंग इन रिटर्न मतलब आप कुछ देंगे तो बदले में कुछ लेंगे, सामने वाला भी आपको कुछ देगा तो बदले में सामने वाला कुछ आपसे मिलेगा। अब ये 2 तरह से हो सकता है कंसिडरेशन, कैश या फिर काइंड। और काइंड फिर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, गुड्स
और सर्विस। मैंने जो पहला एग्जांपल आपको दिखाया यहाँ पे जरा देखिए, मिस्टर एक्स क्या दे रहा है, कार, बदले में वो कंसिडरेशन क्या ले रहा है, 5 लाख। तो ये जो 5 लाख लेगा, ये कंसिडरेशन मिस्टर एक्स के लिए क्या हो गया, कैश हो गया या काइंड, तो ये हो गया हमारा कैश। मिस्टर वाई सामने वाले को क्या देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, और 5 लाख के बदले क्या लेंगे, रिटर्न में कार लेंगे। तो मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, कैश या काइंड, तो आया काइंड। और काइंड में वो गुड्स ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, तो आंसर है गुड्स। तो मैंने एक एग्जांपल आपको गुड्स का समझा दिया, अब एक सर्विस का समझ लीजिए। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट का, मेरे क्लासेस का नाम है पंकृति कॉमर्स क्लास। अब एक बच्ची आई निशा, और निशा बोल रही कि सर मैं सीए फाउंडेशन का क्लास लेना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, सीए फाउंडेशन का क्लास भी स्टार्ट है, आके ज्वाइन कर लो। तो जब मैंने इसको बोला कि बदले में आपको कैश पे करना है, अब मैं उनको बोला कि चलिए आपको बदले में आपको 20,000 रुपीज़ कैश देना होगा, और मैं आपका सारा सीए फाउंडेशन का जितने भी पेपर्स है वो सब कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। तो निशा मुझे कैश दे दी। अब जब कैश दी तो मैं बदले में उनको क्या दूंगा, कुछ तो दूंगा नहीं, बदले में उनको क्या दूंगा, सर्विस दूंगा। तो उसने मुझे कैश दिया, तो निशा के लिए कंसिडरेशन है, रिटर्न क्या मिलेगा, निशा को क्या मिलेगा, सर्विस। अब हमको फिर से कंसिडरेशन में कैश है या काइंड है, तो निशा के पॉइंट ऑफ व्यू से काइंड है, और काइंड में गुड्स है या सर्विस है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो मैं उनको क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। अब समथिंग इन रिटर्न में कुछ रिटर्न लूंगा, अब रिटर्न में उससे जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो बदले में कैश लूंगा या काइंड लूंगा, तो कैश लूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन 2 टाइप के होते हैं, कैश और काइंड में भी गुड्स और सर्विस, तो आपको पहचानना है। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जो कर देंगे वो एग्रीमेंट बन जाएगा। स्टेप 2 तक आप खूब समझ गए। अब स्टेप 3 जरा समझिए। अभी तक तो एग्रीमेंट हमारा बन गया, अब एग्रीमेंट बन तो गया है, अब लॉ इसे चेक करेगी कि जो ये एग्रीमेंट बना है क्या ये इनफोर्सिबिलिटी है या नहीं। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या, इनफोर्स का मतलब पुश करना या किसी को फोर्स करना। तो ये एग्रीमेंट अगर आप एक बार बना लिए, मानिए कि मैं आपको कार दी और आप मुझे पैसा नहीं दे रहे, और अगर ये एग्रीमेंट दिख रहा है कि लीगल है, तो अगर ये लीगल है तो लॉ इसे क्या करेगी, फोर्स करेगी। फोर्स करके कहाँ लेके चले जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको क्या बोलेगी कि नहीं आपने कार लिया है तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, या फिर आप कार रिटर्न में दे दीजिए। या फिर मानिए मैंने आपसे कार ले लिया, कैश मैंने आपसे ले लिया 5 लाख रुपए, और मैं आपको कार नहीं दे रहा हूँ, फिर से वही लॉ चेक करेगी क्या वो लीगल है या नहीं। अगर लीगल है तो वो मुझे क्या बोलेगी कि आपको कार देना हो, अदरवाइज आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो अगर एग्रीमेंट लीगल है तो वैसी चीज़ों को इन्फोर्स करके क्या बना दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। होप आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 समझ गए। स्टेप 1 में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस सेट ऑफ प्रॉमिस। स्टेप 2 प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इस बातों को आप थोड़ा अच्छे से समझिए, थोड़े बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए कह रहा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग करे थे बिल्कुल सिंपल, ये इंग्लिश में आपको सिखाएगा, मैं आपको स्टेप समझा दूँ। कह रहा है कि द टर्म इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H, अंडर सेक्शन सब क्लॉज H। तो अगर आप क्लॉज, सब क्लॉज या फिर सेक्शन, सब सेक्शन नहीं समझते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि सेक्शन कब कहेंगे, सब सेक्शन कब कहेंगे, क्लॉज कब कहेंगे, सब क्लॉज कब कहेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, जब भी कोई सेक्शन 2 होता है वो सेक्शन 2 इंडिया में कोई भी एक्ट में हमेशा डेफिनेशन ही देगा। डेफिनेशन के अलावा कोई भी अलग एक्ट नहीं, एक्स सेक्शन नहीं होता है। इसमें हर चीज़ समझ लीजिएगा कि हर एक्ट अगर कोई भी चीज़ डेफिनेशन देना चाहता है तो सेक्शन 2 ही सिर्फ आपको डेफिनेशन देगा। सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 5 कोई भी सेक्शन आपको डेफिनेशन नहीं बताएगा, सेक्शन 2 सिर्फ बताएगा। और सेक्शन 2 के साथ अगर कुछ भी जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्लॉज पढ़ते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज H। याद रखिएगा, कितने लोग आपको सब सेक्शन बोलेंगे पढ़ने के लिए, बट आपको सब सेक्शन नहीं पढ़ना है। सेक्शन 2 के साथ कुछ भी अगर लगा हुआ रहता है तो उससे हम क्लॉज पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2 क्लॉज H में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। अब फिर से वही देखिए, उन्होंने कह दिया ना, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हमारे स्टेप्स में 3 में क्या था, हमारे स्टेप्स 3 में क्या था, ये देखिए मैंने भी आपको सिखाया, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज इक्वल टू
कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे बुक्स में भी लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्होंने इंग्लिश के टर्म में बताया, मैंने आपको स्टेप समझा दिया। अब कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो एसेंशियल एलिमेंट होगा, एक तो एग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। अगर लीगल और लॉफुल है तो उसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ किया जाएगा और उसे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा। बट अगर वो अनलॉफुल है और इलीगल है तो फिर उसे इन्फोर्सेबल नहीं किया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें दो एनिमल्स है, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या है। अब एग्रीमेंट के लिए फिर से देखिए एक सेक्शन दिया गया है, फिर से वही सेक्शन 2 क्लॉज ई। यहाँ सेक्शन 2 डेफिनेशन दे रहा है और इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉज ई। तो कह रहे हैं कि इस एक्ट में जो सेक्शन 2 क्लॉज ई है वो हमें एग्रीमेंट के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर से वही वाला बात, हम लोगों ने इस स्टेप 1 में क्या पढ़ा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। तो हम एग्रीमेंट में पढ़ रहे हैं प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। इसी चीज को इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। क्या इंग्लिश में लिख दिया, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, इस दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो एक दूसरे को करते थे। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कार देता था, बदले में क्या ले रहा था, 2 लाख रुपीज। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कैश दे रहा था, बदले में क्या ले रहा था, कार ले रहा था। तो जब आप एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं और बदले में कंसिडरेशन लेते हैं, यानी समथिंग इन रिटर्न लेते हैं, तो उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। टू हैव इंसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। इंसाइट का मतलब होता है कि अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करना है, पूरे डीपली अगर आपको समझना है कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये जरूरत है कि हमें प्रॉमिस समझना हो कि प्रॉमिस क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको प्रॉमिस के बारे में यहाँ अच्छे से समझा दिया कि प्रॉमिस क्या होता है। एक पर्सन आएगा जो आपको ऑफर करेगा, आप उसका यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस कर गए तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा, और अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो वो क्या बना जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। अब मैंने यही बताया कि जब तक प्रपोजल होगा तब तक मिस्टर एक्स प्रोमिसर और ऑफर कहलाएगा, मिस्टर वाई ऑफरी कहलाएगी। और मिस्टर वाई एक बार अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तो जो मिस्टर एक्स है वो प्रोमिसर और ऑफर कहलाएगा, बट मिस्टर वाई अब प्रोमिसी और एक्सेप्टर कहलाएगा। आइए इसको भी डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जब एक पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया जा रहा था, किसके लिए बनाया गया था, मिस्टर वाई के लिए बनाया गया था प्रपोजल, सिग्निफाइज हिज असेंट। असेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कंसेंट भी कहते हैं। कंसेंट का मतलब सहमति लेना। तो जब आप मिस्टर वाई को प्रपोजल दे रहे हैं तो आप उसका कंसेंट लेंगे। अब कंसेंट हमेशा याद रखिए फ्री होगा, यानी उनसे जो कंसेंट लेंगे वो वॉलेंट्री आपको अपना सहमति देंगे। ऐसा नहीं उसे आप बंदूक दिखा के या चाकू दिखा के आप उससे क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे। तो आप उनका कंसेंट लीजिए। तो जब आप उसको प्रपोजल कर रहे हैं और उसका कंसेंट ले रहे हैं तो जो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब हम उस प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्टेड कह सकते हैं। और एक बार जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। मैंने भी आपको स्टेप ने बनाया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉमिस कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, सेट ऑफ प्रॉमिस कहेंगे। तो अब ऊपर वाली बातों को, फॉलोइंग पॉइंट्स ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ के आया है, और ऊपर वाली बातों को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसको अगर जब आप इमर्ज करेंगे, इमर्ज का मतलब क्या होता है, एक साथ मिला देना। जब आप उसको मिलाएंगे तो हमें कुछ 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला, व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, एक ऐसा आदमी जिसके लिए क्या बनाया गया, प्रपोजल बनाया गया। सिग्निफाइज हिज असेंट, आप उसका क्या ले रहे हैं, असेंट ले रहे हैं, कंसेंट, सहमति ले रहे हैं। ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड फॉर हिम, उस बातों पे, उस प्रपोजल पे जिसके लिए स्पेशली आप उसके लिए ही बना है। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस, जब वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। Thus we said that an agreement is the result of proposal made by one party to other party and the other party give his acceptance thereto, of course of mutual consideration। सेम वही सा बात है, एक पर्सन आपको ऑफर देगा,
सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा। और प्रॉमिस में जब हम लोगों ने क्या किया, कंसिडरेशन सामने वाले को समथिंग रिटर्न देंगे, यानी म्यूचुअल कंसिडरेशन होगा। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को देके कुछ लेगा, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को देके कुछ लेगा, तो इसको म्यूचुअल कंसिडरेशन कह रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। अब यहाँ तक आप समझ। वही सेम बात देख लीजिए, एग्रीमेंट जो हम स्टेप 2 में पढ़ रहे थे, तो स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इससे हमारा क्या बनाया था, प्रॉमिस प्लस सेट ऑफ प्रॉमिस। और स्टेप 2 में सेट ऑफ प्रॉमिस और प्रॉमिस को कंसिडरेशन के साथ ऐड कर दिए थे, तो क्या बन गया था, एग्रीमेंट बन गया था। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 3 में अब आपको बता रहा है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो जब भी एग्रीमेंट बनने वाला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन राइज। अब यहाँ जरा देखिए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या दे रहे हैं, कार दे रहे हैं। क्या ये लीगल ऑब्जेक्ट है? हाँ, लीगल ऑब्जेक्ट है कार। क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को जो 5 लाख रुपीज़ दे रहा है, क्या ये लीगल पैसा इसके पास है? इलीगल पैसा इसके पास। अगर लीगल है तो बहुत अच्छा बात है, अगर इलीगल है तो फिर इसको आगे एग्रीमेंट में यहाँ पे हमारा क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मानिए कि मिस्टर एक्स कार की जगह उन्हें ड्रग्स ऑफर करते हैं। क्या आप ड्रग्स लेंगे? और यहाँ पे 1 करोड़ ले लेता हूँ। तो एक मिस्टर वाई हाँ भी बोल देता है, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में मिस्टर एक्स ड्रग्स दे देता है, बट मिस्टर वाई डिनाई कर देता है कि मैं आपको 1 करोड़ नहीं दूंगा। तो अब बात आएगी एग्रीमेंट के पास। एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट हो गया क्योंकि कंसिडरेशन में सामने वाला ने मुझसे ले लिया है ड्रग्स, लेकिन मुझे बदले में 1 करोड़ नहीं दिया। तो ऐसे ही बात होता है कि क्या ये एग्रीमेंट लीगल है या इलीगल है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, एग्रीमेंट क्या इलीगल है। और जब इलीगल होगा तो क्या इसको इन्फोर्सिबल किया जाए? इसको इन्फोर्सिबल नहीं किया जाए। इवन मिस्टर एक्स कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट तो डायरेक्ट ये बोलेगा कि ये सब बात छोड़ो, तुम्हें पैसा मिला है या नहीं मिला, तुम ड्रग्स कैसे सेल किए, क्योंकि इंडिया में तो ये बैन है, आप ड्रग्स बेच नहीं सकते। तो तुम छोड़ो, तो पैसा बाद में लेना, पहले तुम जेल में जाओ। क्योंकि आप अगर ऐसे ड्रग्स, अगर इलीगल चीज़ बेच रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर लॉ से प्रोहिबिटेड कर दी और उसको अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। वो कोर्ट डिसाइड कर लेगी आपको, तो कोर्ट आपको कहाँ ले जाएगी, जेल लेके चली जाएगी। यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, विच मीन्स ए ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तब लॉ आप क्या कर देगी, इन्फोर्स कर देगी, ठीक है। और ऊपर वाले डेफिनेशन से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। अब कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन देख लीजिए, मैंने आपको स्टेप 3 में भी तुरंत समझाया है इतने अच्छे से। ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ही है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। बुक भी देखिए, वही बाद में आपको सिखा रहा है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ऑन एलिब्रेटिंग द एबव 2 कॉन्सेप्ट्स, ऊपर वाले 2 कॉन्सेप्ट्स को अगर हम एलिब्रेट करते हैं, इट इज़ ऑब्वियस दैट कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं एग्रीमेंट से ही बनने वाला है। और एग्रीमेंट कैसे बनेगा, प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी एक दूसरे को प्रॉमिस करना। प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और जब एक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आप ये क्लियर रहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाएंगे। फर्दर सेक्शन 2 क्लॉजेज, सेक्शन 2 क्लॉजेज किसके लिए है, सेक्शन 2 क्लॉज ई किसके लिए, सेक्शन 2 क्लॉज बी कैसे है, ये शायद आपको याद करना होगा, बट मैं अभी एकदम सिंपल बताऊंगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, इसलिए आप समझ जाएंगे कि कौन सा सेक्शन किसके लिए है, मैं आपको बताते रहूँगा। तो आपको कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको हम लॉ क्या कर पाए, इन्फोर्सिबल कर पाए। और एक बार अगर लॉ इन्फोर्स कर जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वेयर पार्टीज हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टी क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट बाइंड कर देगी कि जो आपने प्रॉमिस किया था वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दे क्रिएट राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशन बिटवीन देमसेल्फ। अभी तुरंत समझाएंगे कि समझाऊंगा मैं कि राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी में कैसे क्रिएट होता है। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ए एग्री विथ बी टू सेल कार फॉर 2 लाख रुपीज टू बी। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, कह रहा है कि ए है एंड बी। इन्होंने क्या बोला, मैं अपना कार दूंगा, बदले में आपको कितना देना होगा, 2 लाख रुपीज देना होगा। इन्होंने बी को ऑफर किया। Here A under the obligation to give car to B और B has the right to receive the car on the payment of 2 लाख रुपीज। तो हमेशा ये चीज़ आप जो देख रहे हैं, इस चीज़ में आप समझ लीजिएगा,
ए का कुछ राइट है और बी का कुछ ऑब्लिगेशन है, वैसे ही ए का भी कुछ राइट है और बी का भी ऑब्लिगेशन है। तो ए कार देगी और बी क्या करेगी, इसे 2 लाख रुपीज देगी। तो ए का क्या राइट है और एक ऑब्लिगेशन क्या है? एक ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करे, कार दे, और राइट क्या है, बी से क्या करे, 2 लाख रुपए ले। बी का राइट क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है? बी का ऑब्लिगेशन क्या है कि वो 2 लाख रुपया दे, और राइट क्या है कि वो ए से क्या करे, कार ले। बस ये आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। यहाँ पे सेम वही बात, ए के ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेगा, बी को कार देगा। बी का राइट है कि पैसा दे के सामने वाले से क्या, कार देगा। और ए के तरफ, बी की तरफ से पहुंच दे तो बी का ऑब्लिगेशन क्या है, 2 लाख रुपए देगा, और ए का राइट क्या है कि वो सामने वाले से क्या देगा, 2 लाख रुपए देगा। ये आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, होप आप इस बातों को समझे होंगे कि क्या होता है। अब आपको बताऊंगा कि कैसे सेक्शन याद करना और कैसे सेक्शन याद नहीं करना। ये देखिए मैंने आपके लिए स्पेशल बना दिए हैं यहाँ। अब इस चीज़ में आप देखिए, कह रहे हैं कि प्रॉमिस का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी होता है। एग्रीमेंट का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 क्लॉज ई होता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज एच होता है। अब अगर आप देखेंगे तो इन सबों में 2 अल्फ़ाबेट का गैप। बी के बाद अगर आप सी डी छोड़ देंगे तो आएगा ई। ई के बाद अगर आप एफ और जी छोड़ देंगे तो आ जाएगा एच। तो आप कोई भी चीज़ याद रख लीजिए। मानिए आप प्रॉमिस का सेक्शन याद कर लिए तो सेक्शन 2 क्लॉज बी है तो उसमें 2 ऐड कर लीजिए, सी और डी। ई आएगा तो ई बन जाएगा आपके लिए एग्रीमेंट। अब ई एग्रीमेंट बन गया, इसमें फिर 2 अल्फ़ाबेट ऐड कर दीजिए, एफ और जी, एच बन जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट। नीचे से भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट याद कर लीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज एच है, उसमें 2 अल्फ़ाबेट को कम कर दीजिए, तो 2 अल्फ़ाबेट को एफ और जी को कम कर देंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज ई आ जाएगा जो एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट में 2 का अल्फ़ाबेट फिर से आप डिडक्ट करेंगे, सी और डी, तो बन जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज बी। वो प्रॉमिस होगा। तो आपको पता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करते हैं तो पहले क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबल बाय लॉ करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। होप अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बनता कैसे है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ पंकृति कॉमर्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।